हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है, इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग का जो पेपर 2 है, कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसे हम हिंदी में, उस पेपर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसका जो यूनिट 1 है उसका उसका एक क्वेश्चन है शिक्षा। शिक्षा क्या है, इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। देखिए, हम लोग को जो बीएड का जो 2020 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है बिहार यूनिवर्सिटी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है इसको आने का। देखिए, इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था फर्स्ट ईयर में कि शिक्षा क्या है, उसके बाद पूछा गया उसी में क्वेश्चन इंक्लूड था कि निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। देखिए, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा ही शिक्षा के बारे में बताए हुए हैं, जैसे शिक्षा क्या है, फिर उसके बाद शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, और उसके बाद बताएंगे शिक्षा के कौन कौन से रूप या प्रकार है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा क्या है, इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, तो आप लिखिएगा शिक्षा क्या है, इतने लिखिएगा, उसके बाद फिर व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य को लिख दीजिएगा। और फिर जब पूछा जाएगा शिक्षा क्या है, इसके विभिन्न परिभाषा को दे, तो आप उसकी परिभाषा प्रकार लिख सकते हो और इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इसमें हम दो क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं कि एक शिक्षा क्या है और दूसरा किए हैं कि इसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें। तो आपसे जैसे ही पूछा जाएगा कि शिक्षा क्या है, इसके विभिन्न परिभाषाओं दे एवं प्रकार दे, तो आप कहाँ तक लिखिएगा, उसके प्रकार तक लिखिएगा जो हम बताए हुए हैं। जैसे ही पूछेगा कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, तो आप क्या बताइएगा, शिक्षा तक लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य लिख दीजिएगा। देखिए, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि देखिए वहाँ पर समय बहुत कम रहता है और ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं, आपका समय ही टाइम आपका ही किल होगा, क्योंकि वहाँ 3 घंटा फिक्स रहता है और 5 क्वेश्चन लिखना रहता है। इसीलिए जितना कम लिखिए और जितना अच्छा से लिखिए, मतलब ज़्यादा लिखना भी नहीं है, उतना ही लिखना है जितना सफिशियंट हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आइए इसका हम प्रस्तावना देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। हम जानते हैं कि शिक्षा मानव का आभूषण होता है। देखिए, शिक्षा जैसे महिला के लिए सोना चांदी जो गोल्ड सिल्वर है वो आभूषण होता है, वैसे ही मानव के लिए क्या है, शिक्षा आभूषण का काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ बोले हैं कि हम जानते हैं कि शिक्षा मानव का क्या है, आभूषण होता है। जिस प्रकार हंसों के बीच में बकुला सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षित व्यक्तियों के मध्य बैठा अशिक्षित व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। देखिए, एकदम सही कहा गया है कि हंसों के बीच में बकुला क्या होता है, सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि शिक्षित व्यक्तियों के मध्य बैठा अशिक्षित व्यक्ति क्या होता है, सुशोभित नहीं होता है। जैसे आप देखते होंगे गांव समाज में कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसे थोड़ा ज़्यादा आदर सत्कार मिलता है, जो अशिक्षित व्यक्ति होता है उसे कम आदर सत्कार मिलता है। ये चीज़ आप देखते होंगे, तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है शिक्षा ही व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा ही क्या है, व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षा को मनुष्य का तृतीय नेत्र कहते हैं। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा जो है ना, अज्ञान रूपी अंधकार को, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षा को क्या कहते हैं, मनुष्य का तृतीय नेत्र कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम में, तो पूछा जाएगा कि मनुष्य का तृतीय नेत्र कौन है, तो आप बताइएगा शिक्षा है। देखिए, नेत्र क्या होता है कि हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। देखिए, तो क्या है कि जो शिक्षा है कि अज्ञान रूपी अंधकार से, मतलब यहाँ पर अंधकार को किससे कंपेयर किया गया है, अंधकार से। और जो हमारा जो क्या बोलते हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान को कंपेयर किया गया है ज्योति से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही चीज बोला जा रहा है कि शिक्षा को मनुष्य का क्या कहा जाता है, तृतीय नेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की ज्ञान कला कौशल में वृद्धि तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, एजुकेशन के द्वारा ही किसी व्यक्ति में कला, किसी व्यक्ति में ज्ञान, मतलब उसको नॉलेज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि कला कौशल, मतलब उसमें कोई स्किल आ जाता है, मतलब कोई मतलब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें कोई काम करने का स्किल आ जाता है, मतलब कला कौशल आ जाता है। तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, मतलब उसका जो व्यवहार बिहेवियर होता है उसमें परिवर्तन है। देखिए, पहले कोई गलत काम करता होगा कोई आदमी, कोई किसी को गाली देता होगा, किसी को मारता होगा, तो उसमें जब शिक्षा आ जाएगा तो कोई व्यक्ति को गाली नहीं देगा, बेकाम को मारेगा नहीं। तो ये चीज़ उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, व्यवहार क्या होता है, सिंपल आप डिफिनेशन देखिए, कोई आपसे पूछ देगा कि बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है। देखिए, आप डिफिनेशन सिंपल बताइएगा, वैसी क्रिया जो हमें बाहर रूप में दिखाई दे, मतलब वैसी क्रिया जो हमें बाहर रूप मतलब मतलब
एक्सटर्नल रूप में, मतलब बाहर रूप में दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आप हंस रहे हैं तो आपको बाहर बाहर रूप में दिखाई देता है ना, कि अनुभव करते हैं कि ये हंस रहा है। जैसे कोई रो रहा है तो ये क्या हुआ, उसका व्यवहार हुआ। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि उसके व्यवहार में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और उसे एक अच्छे नागरिक बनाया जाता है। मतलब जब उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आ जाएगा, वो किसी को गाली बेकाम को नहीं देगा, वो किसी को मारेगा नहीं, तो उसे क्या होगा, एक अच्छा नागरिक वह बन जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब हम जानते हैं कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु। देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय कोई ना कोई माध्यम से क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करने लगता है, और मृत्यु तक बोले, मतलब बुढ़ा में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखिए पहले तो मोबाइल नहीं था, लेकिन अभी देखिएगा कि जो अभी ओल्ड एज के जो आदमी है, जो बूढ़े आदमी हो गए हैं, तो देखिएगा वो भी मोबाइल सीखते हैं। तो क्या हो रहा है, सीख रहे हैं, वहाँ पे क्या शिक्षा ले रहे हैं, किसी छोटे व्यक्ति से या किसी से लेते हैं, अपने पोता से, जो होते हैं जो गाँव में देखिएगा, तो देखिएगा उनके पोता उता होता है, उनसे क्या होता है, मोबाइल चलाने के लूट सीखते हैं, मतलब शिक्षा ले रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि शिक्षा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी जन्म से लेकर मृत्यु। मतलब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए जन्म लेता है तो वैसे ही सीखने लगता है, और फिर उसका मतलब मृत्यु तक, मतलब मृत्यु से पहले तक भी वह क्या होता है, कि शिक्षा लेता है। देखिए आगे बोला गया है कि जॉन एडमस के अनुसार प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। मतलब जॉन एडमस एक मनोवैज्ञानिक है, वो बता रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी है। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। मतलब कि शिक्षा केंद्रित, सॉरी, शिक्षक केंद्रित थी। मतलब शिक्षक जो चीज बोलता था, टीचर जो चीज बोलता था, बच्चा को मानना पड़ता। शिक्षक आया, व्याख्यान विधि देके चला गया, मतलब जो चीज बोला, मतलब वो चीज हो गया, मतलब शिक्षक केंद्रित था। जिसके दो छोर थे, मतलब पहले शिक्षक केंद्रित जब शिक्षा था उसके कितने छोर थे, दो छोर थे। एक है शिक्षक और दूसरा छात्र। मतलब उसमें कि शिक्षक आके भाषण देकर चला जाता था, और छात्र सुन लेता था, यही काम था। मतलब उसके दो छोर थे। यानी हम कह सकते थे उस समय शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी। देखिए इसको हम डायग्राम भी बनाया है कि एक तरफ टीचर बना दिए हैं, एक तरफ स्टूडेंट बना दिए हैं, और बीच में लिख दिए कि शिक्षा क्या है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हम डायग्राम बना दिए हैं नीचे। इधर टीचर लिख दिए हैं, और इधर क्या लिखे हैं, स्टूडेंट लिख दिए हैं, बीच में लिख दिए हैं यहाँ पे शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। तो वही आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, आप क्या बताइएगा, जॉन एडम्स ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन एडम्स ने शिक्षा कौन सा पद्धति बताया था, तो आप बोलिएगा शिक्षक केंद्रित पद्धति बताए हुए थे। जिसमें कितने छोर थे, दो छोर थे, एक था शिक्षक और दूसरा क्या था, छात्र। आगे अब देखते हैं, लिखा है बाद में जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताते हुए इसके तीन छोर बताए, शिक्षक, छात्र तथा पाठ्यक्रम, यानी शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब ट्राइपोलर प्रोसेस है। देखिए बाद में जॉन डीवी अमेरिका के बहुत बड़े मतलब शिक्षा शास्त्री है, वो बताए हुए थे कि शिक्षा मतलब आधुनिक समय की जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा बताए हुए थे। बालक केंद्रित मतलब बालक के अनुरूप हमें शिक्षा देना है। बालक क्या चीज, मतलब बालक की जिसमें रुचि हो, जिसमें उसको मन लगे, उसी अनुरूप हम शिक्षा देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसमें कितने छोर होते हैं, तीन छोर होते हैं। एक तो होता है शिक्षक, दूसरा क्या होता है छात्र, तीसरा क्या होता है पाठ्यक्रम। तो वही चीज बताए हुए थे कि इसमें तीन छोर होता है, और इसे क्या बोलते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के बारे में किसने बताए हुए हैं, तो आप बताइएगा जॉन डीवी। तो ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ भी हम डायग्राम बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम डायग्राम यहाँ पर बनाए हुए हैं कि एक त्रिभुज बनाए हुए, ट्रेंगल बनाए हुए हैं। एक कोण पर पाठ्यक्रम लिखे हैं, एक कोण पर छात्र लिखे हैं, एक कोण पर क्या लिखे हैं, शिक्षक लिखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक लिखे हैं, यहाँ पर छात्र लिखे हैं, और यहाँ पर क्या लिखे हैं, पाठ्यक्रम लिखे हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं। आगे अब देखते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब शिक्षा का क्या अर्थ है देखते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है जो निम्नलिखित है। देखिए शिक्षा शब्द का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित अर्थों में होता है। पहला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिश धातु से बना हुआ है। जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। मतलब जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना, यानी शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। देखिए कि कोई स्टूडेंट, कोई टीचर होता है, वो बच्चे को क्या करता है कि सिखाता है, क्या सिखाता है, और दूसरा बच्चा क्या करता है, उससे सीखता है। तो वही हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए शिक्षा जो है
अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों से मानी जाती है। जो इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों से मानी जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन शब्दों से मानी जाती है। पहला है एडुकेटम। देखिए पहला इसमें लिखा हुआ है एडुकेटम लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला इसमें क्या है, एडुकेटम है। एडुकेटम को हम वहाँ के जो लैटिन शब्द होगा उसमें इसे कहते हैं शिक्षित करना। इसी से क्या हुआ है कि एजुकेशन शब्द आया हुआ है। दूसरा इसे दूसरा दूसरा से भी इसकी उत्पत्ति माना जाता है। दूसरा है एडुसेयर। दूसरा क्या है, एडुसेयर। इसका जो अर्थ होता है विकसित करना। तीसरा है एडुकेयर। तीसरा क्या है, तीसरा शब्द से मतलब 3-4 शब्द से माना जाता है किसका, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। तीसरा है एडुकेयर, इसका होता है आगे बढ़ना या बाहर निकलना, मतलब आगे बढ़ना या बाहर, जो अंदर की कोई चीज है उसे बाहर निकालना। चौथा है ई प्लस डी को, मतलब ई प्लस डी को से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अर्थ होता है कोई चीज को अंदर से विकास करना, मतलब कोई चीज को अंदर से क्या करना, विकास करना। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर आने को प्रेरित करना। देखिए शिक्षा का अर्थ होता है जो आपके अंदर जो चीज भी शक्ति है उसे क्या करना, बाहर की ओर आने को प्रेरित करना। आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है, उसे शिक्षा के द्वारा ही आप क्या करते हैं, बाहर ले आ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, मतलब उसको नैरो, मतलब शिक्षा का नैनो मीनिंग क्या होता है, नैरो मीनिंग क्या होता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य विद्यालय शिक्षा से, मतलब जो शिक्षा का संकुचित अर्थ का तात्पर्य क्या है, विद्यालय शिक्षा, मतलब विद्यालय में आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी शिक्षा से है। मतलब विद्यालय में जाके आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा का वह संकुचित अर्थ होता है। जिसमें बालक को एक निश्चित स्थान पर शिक्षा देती है। विद्यालय में क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। इसमें शिक्षा का एक निश्चित योजना होता है। देखिए इसमें क्या होता है, शिक्षा का एक निश्चित योजना होता है कि इतना दिन में हमको पाठ्यक्रम को उसको खत्म कर देना है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित प्लानिंग होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। फिर इसमें क्या होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है कि जब 6 क्लास में, मान लीजिए आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड में क्या एक फिक्स पाठ्यक्रम है हमारा कि इतना दिन में इस कोर्स को पूरा कर लेना है। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि शिक्षा के इसमें जो शिक्षा का है क्या होता है, निश्चित योजना होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है। जैसे हमारा बीएड 2 साल का है तो उसका फिक्स टाइमिंग है। फिर क्या है, निश्चित इसमें पाठ्यक्रम है, मतलब 2 साल का एक निश्चित पाठ्यक्रम तय किया गया है। तो ये क्या हुआ, ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हुआ। तथा इसमें बालक को कुछ निश्चित विधियों द्वारा ज्ञान प्रदान किया, मतलब कुछ जो शिक्षण विधि होता है उसी के द्वारा क्या होता है, बालक को शिक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरा देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, मतलब एजुकेशन का ब्रॉड मीनिंग क्या होता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ का तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जिसमें बालक आजीवन शिक्षा ग्रहण करता है। देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ का अर्थ हुआ कि जो आजीवन, जो अपने जिंदगी में जितना शिक्षा ग्रहण हुआ वो किसके शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है, मतलब उसके जीवन में जितना भी शिक्षा ग्रहण किया वो क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ का तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जिसमें बालक आजीवन शिक्षा क्या करता है, ग्रहण करता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है कि कंटिन्यूअस चलती रहती है, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। हम पहले भी बताए थे कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो शिक्षा किसी न किसी माध्यम से लेने लगता है और मृत्यु तक, मतलब देखिएगा बुढ़ा ओल्ड एज का आदमी होता है वो भी देखिएगा मोबाइल चला रहा था, किससे सीखा, तो छोटे बच्चे से सीखा। तो क्या ओल्ड एज में ले रहा है, मतलब मृत्यु से कुछ समय पहले भी शिक्षा ले रहा है। आइए अब देखते हैं शिक्षा की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम जो एजुकेशन बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार एवं चिंतन के आधार पर शिक्षा के विभिन्न परिभाषा प्रस्तुत किए हैं जो निम्नलिखित है। पहला है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि बालक या मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा में जो भी श्रेष्ठ है, मतलब जो भी सबसे उत्तम चीज है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा कहते हैं। मतलब शिक्षा के द्वारा उसे बाहर जब निकाल देते हैं तो वही क्या कहते हैं, मतलब कोई प्रक्रिया द्वारा जब बाहर निकाल देते हैं उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। तो वही महात्मा गांधी डिफिनेशन दे रहे हैं कि बालक और मनुष्य के शरीर, मतलब उसके शरीर में, मन में तथा उसकी आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, मतलब जो कुछ भी सबसे उत्तम है
उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा डिफिनीशन है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज करते हैं। मतलब शिक्षा का मतलब शिक्षा का अर्थ बताते हैं कि मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है, मतलब मस्तिष्क को इस योग्य बना देना है कि वह सत्य की क्या करते हैं, खोज कर सके, उसी को शिक्षा कहते हैं। तीसरा है भागवत गीता के अनुसार शिक्षा का क्या डिफिनीशन दिया गया है, सा विद्या विमुक्ते, मतलब यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। जैसे मान लीजिए हमें मतलब गुलामी से मुक्त करे, मुझे मतलब मतलब अज्ञानता से मुक्त करे, मतलब ऐसा चीज से मुक्त करे, उसी को क्या बोलते हैं कि सा विद्या मुक्त है। वो भगवत गीता के अनुसार शिक्षा का डेफिनेशन दिया गया है, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त करे। विद्या शिक्षा वही चीज हुआ जो बंधनों से क्या करे, कोई चीज गुलामी के बंधनों से मुक्त करे या हमें कोई चीज से मुक्त करे, वही क्या है, शिक्षा है। चौथा डिफिनेशन दिए हुए हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार, शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करती है। मतलब शिक्षा क्या है, मनुष्य के अंदर जो अंदर निहित शक्ति, उसके अंदर जो निहित भीतर जो शक्ति है वो क्या करती है, शिक्षा के द्वारा प्रकट होती है। तो वही स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर जो निहित शक्ति है उसे क्या करती है, प्रकट करती है। चौथा डिफिनीशन देखते हैं अरस्तु के अनुसार, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोलते हैं, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण शिक्षा है। मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। मतलब देखिए आपके पास स्वस्थ शरीर होगा तो आपके मस्तिष्क का स्वस्थ निर्माण होगा, तो वही चीज का निर्माण क्या बोलते हैं, वही शिक्षा है। अगला डिफिनेशन देखते हैं प्लेटो के अनुसार। प्लेटो क्या बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। मतलब मनुष्य के अंदर जो उसका फिजिकली डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मेंटली डेवलपमेंट होता है, तथा क्या है, बौद्धिक, मतलब उसके बुद्धि का जो विकास होता है उसी की प्रक्रिया क्या है, विकास की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। मतलब शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य का बौद्धिक विकास, मानसिक विकास तथा शारीरिक विकास होता है उसी को क्या प्लेटो शिक्षा मानते हैं। अगला डिफिनेशन देखते हैं फ्रोवेल के अनुसार। देखिए फ्रोवेल क्या बोलते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों बाहर निकलती है। मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, बालक की जो जन्मजात शक्ति है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। अगला देखते हैं शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मतलब हम कितने प्रकार से शिक्षा, किन कौन विधि से शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं। यहाँ पर रूप होगा, शिक्षा के यहाँ रूप होगा, यहाँ पर आप रूप लिख सकते हैं, रूप होगा। शिक्षा के 3 रूप होते हैं। देखिए पहला रूप है फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तीसरा है यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम लोग निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब वह शिक्षा जो हमें विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में दी जाती है उसे हम कौन शिक्षा बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा, मतलब फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां सभी निश्चित होती है। मतलब इस शिक्षा के मतलब औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य, मतलब मान लीजिए हम बीएड कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है कि हमें टीचर बनना है, तो क्या हुआ कि हमें विद्यालय में जाके, ये महाविद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि इस शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य मतलब बोले हैं कि हम बीएड करने के बाद क्या होंगे, मास्टर बनेंगे। पाठ्यक्रम, इसका भी पाठ्यक्रम निश्चित है कि 2 साल में हम इतना, फिक्स उसका पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें समय भी फिक्स है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मतलब इसमें भी इतना शिक्षण विधि से पढ़ना है, ये सभी क्या होती है, निश्चित होती है। यह शिक्षा योजनाबद्ध होती है, मतलब यह प्लानिंग के अनुसार चलता है कि इतना दिन में इतना कोर्स पढ़ना है, इतना दिन में इतना कोर्स पढ़ता है, मतलब प्लानिंग के अनुसार, मतलब योजनाबद्ध होती है। औपचारिक शिक्षा में सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। देखिए एकदम सही कहा गया है। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें सीखने वाले को, मतलब जो वहां जाके सीखते हैं उनको क्या कहते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय के समय सारणी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 9 बजे स्कूल खुलेगा, फिर उसके बाद इस दिन छुट्टी रहेगा, मतलब विद्यालय निर्णय लेगा, तो उसी के अनुसार आपको क्या करना है कि कार्य करना पड़ता है। दूसरा देखते हैं, फिर आगे है इस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। देखिए इस शिक्षा में, जिसे हम लोग औपचारिक शिक्षा जो लेते हैं, इसमें क्या होता है कि हम परीक्षा देते हैं, मतलब 1 साल के बाद परीक्षा होता है। मान लीजिए हम लोग का भी एग्जाम होने वाला है बीएड का फर्स्ट ईयर का, और फिर और परीक्षा जब हम पास करते हैं तो क्या प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। तो वही कहा गया है कि इस शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा लेना और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। आगे है इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता को पूर्ति करता है। देखिए हम अभी बीएड कर रहे हैं तो ये क्या है कि हम
व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति या समाज या राष्ट्र की क्या आवश्यकता को पूर्ति, मतलब हम टीचर बन जाएंगे तो क्या कोई व्यक्ति को फायदा होगा, फिर क्या होगा उस समाज को फायदा होगा, जब समाज को फायदा होगा तो क्या होगा कि उस राष्ट्र को फायदा होगा। जैसे हम जानते हैं कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है, फिर समाज मिलकर किसी राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो कोशिका होता है कि बहुत सारी कोशिका होता है, फिर बहुत सारी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, फिर बहुत सारा उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है, फिर अंग तंत्र। वैसे ही यहाँ पर है कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और विभिन्न समाज मिलकर क्या किसी राष्ट्र का निर्माण करता है। तो वही यहाँ कहा गया है कि इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे बीएड कर रहे हैं तो क्या टीचर बनेंगे तो इससे सभी को फायदा होगा। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है। क्या करती है, जो औपचारिक शिक्षा होता है व्यक्ति में ज्ञान मतलब ज्ञान और कौशल को विकास कर, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो क्या कि हम यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो क्या हमको कौशल होगा कि कैसे हम बच्चा को पढ़ाना है, एक स्किल विकसित होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है और ये व्यक्ति में किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए क्या करती है, योग बनाती है। मतलब एक व्यवसाय मेरा हो जाएगा कि हमको टीचर बनना है, तो वही चीज़ बोला है कि और व्यक्ति में क्या करता है, किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए क्या बनाती है, योग बनाती है। आगे देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। देखिए, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई गई हो जाती है, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न ही पाठ्यक्रम और न ही शिक्षण विधिया, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, आप गांव समाज में जो शिक्षा लेते हैं किसी किसी के द्वारा, किसी की मतलब कोई चीज़ से, आप जैसे आप फिल्म देख रहे हैं उससे आप शिक्षा ले लिए, आप कोई रेडियो सुन रहे हैं उससे आप शिक्षा ले लिए, मतलब उसका कोई समय निश्चित नहीं होता, उसका कोई योजना नहीं बनाई जाती, उसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं, न ही उसके पाठ्यक्रम होते हैं, न ही उसके क्या होते हैं, शिक्षण विधियाँ होती है, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है उसी को क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। मान लीजिए कि आप फिल्म देख रहे हैं, आप तो फिल्म मतलब मूवी देख रहे हैं एंजॉय के लिए, लेकिन उसी में कोई शिक्षा वाला बात हो जाता है, क्या करते हैं उसको आप एडॉप्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि यह आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, इसी को क्या बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। यह शिक्षा क्या होती है, मनुष्य के जीवन भर। जैसे औपचारिक शिक्षा है तो आप विद्यालय में जाकर लेते हैं, तो इसका कोई मान लीजिए कि हम मैट्रिक बीएड कर लिए तो बीएड 2 साल के लिए है, तो कह के हम क्या करेंगे, विद्यालय में नहीं जाएंगे। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होता है यह हमेशा के लिए चलता रहता है, आप हमेशा इस शिक्षा को लेते रहते हैं। तो वही कहा गया है, यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है, मतलब मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में जो अनौपचारिक शिक्षा होता है उसे लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्ति एवं वातावरण से, मतलब प्रत्येक क्षण वह अपने व्यक्ति या जिस वातावरण में आएगा उसी के संपर्क में रह के वह सीखता रहता है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में ही पूरी होती है। देखिए, बच्चों को जो पहली शिक्षा होती है क्या होती है, अनौपचारिक वातावरण में घर में ही रह के पूरी होती है, जो उसकी माँ के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जब बच्चा शिशु काल में रहता है सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, माँ के पास ही रहता है। अब तीसरा देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के बाद ही विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सीमा में नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। देखिए, हम निरौपचारिक शिक्षा को एक सिंपल वे में समझाते हैं। देखिए कि जो हम इंटरनेट के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो होता है निरौपचारिक शिक्षा। मतलब इंटरनेट के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा मतलब ऑनलाइन जो शिक्षा लेते हैं वो क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षा। तो पूछिए कैसे, देखिए उसमें तो विद्यालय महाविद्यालय की तरह टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको 9 बजे जाकर पढ़ना है, इतना बजे जाकर पढ़ना है, ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम निश्चित है कि इतना दिन में उस कोर्स को पूरा करना है, ये चीज़ करना है। तो वो चीज़ क्या है, वही बोला जा रहा है कि वह शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा के बाद भी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में नहीं बांधी जाती है। मतलब उसकी सीमा में नहीं होता है कि टाइमिंग में आपको पहुंचना है, फिर आपको 9 बजे जैसे स्कूल है तो 9 बजे फिर 1 घंटा क्लास चलेगा, ऐसे उसमें नहीं रहता है। उसमें भी क्या होता है कि उसमें समय सीमा नहीं बांधा रहता है। तो वही कहा गया है कि और विश्वविद्यालय की सीमा के नहीं बांधी जाती है, परंतु औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित है। देखिए, आप इंटरनेट पर भी क्लास लेते होंगे तो उसका भी फिक्स होता है कि क्लास लेंगे तो हमको आगे जाके क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको नीट या आईआईटी का आप ऑनलाइन क्लास लिए हुए, तो उसका उद्देश्य होता है ना कि हम इसका एग्जाम देंगे तो फिर डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनेंगे। तो क्या है कि इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या है, निश्चित है, उसका भी पाठ्यक्रम निश्चित होता है कि इतना दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर देना है, और इसे क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। पौध शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये सब
निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप है। जैसे पौध शिक्षा, जो एडल्ट एजुकेशन होता है, जो बच्चा मतलब जो बूढ़े लोग हो गए हैं उनको भी मतलब पढ़ना है, अभी जो अनपढ़ बूढ़े लोग हैं उनको पढ़ना है, तो विद्यालय में जाकर पढ़ेंगे नहीं, तो बच्चा क्या कहेगा कि हम इतना छोटा है और इतना बड़ा आदमी आकर पढ़ना है, तो वो उसका हंसी मजाक उड़ाने लगेंगे। इसीलिए उनके लिए क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से या कोई उनके लिए अलग स्कूल खुला गया है, तो वही निरौपचारिक शिक्षा का एक सतत शिक्षा मतलब कंटिन्यूअस एक शिक्षा चल रहा है, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, ये सब क्या है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चे या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। देखिए बहुत ऐसा बच्चा होता है जिसके पास पैसा का दिक्कत हो जाता है, चाहे बहुत काम आ जाता है, तो क्या होता है कि औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता। जैसे मान लीजिए कोई आदमी को जॉब लग गया और क्या है कि पढ़ रहा है, उसको जॉब लग गया, तो क्या है कि वो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से क्या हो वो पढ़ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा क्या कहता है, उन बच्चे या व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे वे लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पूरी कर पाए, मतलब उनको जॉब लग गया है, कोई काम की वजह से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। फिर क्या पौध व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, देखिए पौध व्यक्ति कहने का मतलब कि जो मतलब अडल्ट व्यक्ति हो गए, मतलब जिनका जो अनपढ़ है, जो बूढ़े टाइप के व्यक्ति हो गए, वो भी पढ़ना चाहते हो तो क्या निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या शिक्षा ले सकते हैं। तीसरा है कामकाजी महिला। देखिए शादी के बाद देखिएगा बहुत महिला को बहुत काम हो जाता है, तो विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है, मतलब वो औपचारिक शिक्षा नहीं ले सकती है, तो क्या इंटरनेट के माध्यम से घर पर ही पढ़ सकती है जिस समय उनको टाइम मिला, मतलब निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स नहीं रहता, आप किसी समय पढ़ सकते हैं। और चौथा है जो लोग औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकते। देखिए औपचारिक शिक्षा होता है जो थोड़ा महंगा होता है, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है कि थोड़ा सस्ता होता है, तो इसीलिए जो लोग औपचारिक शिक्षा से लाभ नहीं ले सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं वर्तमान भारत के शिक्षा के उद्देश्य, मतलब वही व्यक्तिगत एवं हम लोग को सामाजिक उद्देश्य पढ़ना है। देखिए वर्तमान भारत के शिक्षा के दो उद्देश्य है, मतलब अभी जो भारत के जो शिक्षा चल रहा है उसका दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है उसका व्यक्तिगत उद्देश्य, और दूसरा क्या है कि सामाजिक उद्देश्य, मतलब एक व्यक्तिगत विकास करना है और दूसरा क्या है एक सामाजिक उसका विकास करना है। देखिए क्या है, आप इसमें देख सकते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य में पहला है कि शारीरिक विकास। देखिए यहाँ पर लिखा है शारीरिक विकास, मतलब व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति के लिए कौन कौन से विकास करता है शिक्षा, उसी के बारे में यहाँ बताया गया। पहला तो शिक्षा के माध्यम से क्या होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत उसका शारीरिक विकास करना चाहिए कि उसका मतलब फिजिकली रूप से क्या हो, फिट हो, तब ना कोई चीज़ आगे कोई काम करेगा। दूसरा क्या है उसका मानसिक विकास हो, मतलब वह मेंटली उसका मेंटल डेवलपमेंट हो। तीसरा है उसका चारित्रिक विकास हो, मतलब वो क्या हो कि उसका करेक्टर करेक्टर मतलब उसका विकास हो। चौथा है सांस्कृतिक विकास, और पांचवा है व्यवसायिक विकास। इधर देखते हैं आप सामाजिक उद्देश्य का हम देखते हैं। सामाजिक उद्देश्य को आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए सामाजिक उद्देश्य को हम अब देखते हैं। तो सामाजिक जो हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो सामाजिक उद्देश्य है उसमें बताया गया है कि पहला है राजनीतिक उद्देश्य, मतलब एक राजनीतिक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा बताया गया है सामाजिक उद्देश्य में लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना जागृत करना, मतलब एक लोकतंत्र के जो लोकतंत्र का जो नागरिकता का जो भावना होता है उसे जागृत करना। तीसरा है जनतांत्रिक भावना को विकास करना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। ये चार चीज़ें कौन हम लोग का सामाजिक उद्देश्य में। अब देखते हैं इसको डीपली अब समझते हैं। पहला है व्यक्तिगत विकास के उद्देश्य क्या क्या है, उसमें पहला क्या बताया था, शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास में पहला है कि हम जानते हैं कि शरीर एवं मन का संबंध घनिष्ठ होता है, मतलब जो शरीर एवं मन का संबंध क्या होता है, घनिष्ठ होता है। तो कहने का मतलब कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी क्या होगा, मन यानी मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि हम जानते हैं कि शरीर एवं मन का क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब कि शरीर जब अच्छा होगा तो क्या होगा कि मन भी स्वस्थ होगा। जैसे बोलते हैं ना कि गांव में कि अति बेटा और माँ का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, कि माँ का देखिएगा बेटा का तबीयत खराब होता है, माँ भी उदास हो जाती है, उनका भी तबीयत खराब हो जाता है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि जब शरीर स्वस्थ होगा तब मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर के स्वस्थ रहने पर मन भी स्वक्षम स्वस्थ रहता है। वही चीज़ है कि शरीर के स्वस्थ रहने पर क्या भी है कि मन या मस्तिष्क भी क्या आता है, स्वक्षम स्वस्थ रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य बल शक्ति के कारण ही हम अपनी स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जीवन शैली की रक्षा कर सकते हैं। देखिए जब हम
शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जीवन शैली को रक्षा कर सकते। देखिए मान लीजिए गांव में आप शारीरिक रूप से अच्छा नहीं होंगे तो कोई आपको मार के चला जाए, लेकिन वही बरियार रहिएगा तो क्या आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपनी स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय जीवन शैली की रक्षा कर सकते हैं। अतः शारीरिक विकास को एक उद्देश्य के रूप में अपनाना हमारे लिए आवश्यक है। मतलब इसे मतलब शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा शारीरिक विकास भी होना चाहिए। दूसरा देखते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। यह उद्देश्य भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। देखिए कोई भी व्यक्ति के पर्सनालिटी के विकास के लिए उसका मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। मतलब वो कैसे सोच सकता है, उसका बुद्धि का विकास कैसे होगा, ऐसे मानसिक विकास में आता है। जैसे कुछ लोग तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना समझते हैं। जो बहुत लोग है शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या सकता है कि हमको ज्ञान प्राप्त हो। देखिए शिक्षा वही है जो हमें अच्छा से जीने का तरीका सिखा दे। ठीक है, शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं होता कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। मतलब अच्छा शिक्षा वही है जो हमें जीने का तरीका बता दे, अच्छा से हम कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे, वो चीज़ ओरिजिनल शिक्षा हुआ। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि कुछ लोग तो शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना समझते हैं, लेकिन इस उद्देश्य के द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का विकास होता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि लेकिन इस उद्देश्य के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का विकास नहीं होता है। जो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विकास क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पर नहीं होगा कि इसके द्वारा क्या होता है, इस उद्देश्य के द्वारा ही एक मिनट रुकिएगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि मतलब जो हमारा का सामाजिक जो उद्देश्य है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि सामाजिक उद्देश्य के द्वारा ही व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया का विकास होता है। मतलब वो चीज़ बोला जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के द्वारा, मतलब जो सामाजिक जो हम लोग का विकास है उसी के द्वारा क्या होता है, हम लोग का मानसिक प्रक्रिया का विकास होता है। जैसे कल्पना, चिंतन, स्मरण, विश्लेषण, संश्लेषण आदि से है। मतलब चिंतन का अर्थ क्या हुआ कि कल्पना करने का विकास हो, चिंतन करने का विकास हो, स्मरण मतलब कोई चीज़ मेमोरी हमारा कैसे स्ट्रांग हो, फिर विश्लेषण हम कोई चीज़ पर कैसे कर, संश्लेषण कैसे कर सकते, ये चीज़ क्या चिंतन के अंतर्गत आता है। इस इससे व्यक्ति न केवल अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करता है, बल्कि वह ज्ञान विज्ञान के विकास में भी अपना योगदान देता है। मतलब देखिए आज जब आप में मानसिक विकास हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि जीवन में जो समस्या है उसको भी हल कर लीजिएगा, और क्या होगा कि आपके ज्ञान विज्ञान के विकास में भी यह क्या होता है, अपना योगदान देता है। तीसरा है चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। शिक्षा का यह उद्देश्य आज की परिस्थिति में बहुत ही महत्व रखता है। देखिए जो हम लोग का चारित्रिक विकास है, यह जो शिक्षा का यह उद्देश्य आज की परिस्थिति में, जो वर्तमान की परिस्थिति है, इसमें बहुत ही महत्व रखता है। देखिए आपका करेक्टर अच्छा होगा तो आपको कोई घर में शरण भी देगा, आपका करेक्टर खराब होगा तो कोई भी आपको कहूँ पे शरण नहीं देगा। तो जो वर्तमान समय में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का स्तर इतना गिर गया है कि हम अन्य राष्ट्रों के सामने हीनता की भावना का अनुभव करते हैं। कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र देखिए, मान लीजिए कैसा इस ये हम इस यह क्यों बोल रहे हैं कि देखिए कोई विदेशी जो पैटर्न आते हैं उसके साथ कोई गलत कर देता है अपने देश में, ये बहुत गलत बात है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि आज हमारे राष्ट्रीय चरित्र का स्तर इतना गिर गया है कि हम अन्य राष्ट्रों के सामने हिंसा की भावना का अनुभव करें। कोई विदेशी पैटर्न है उसके साथ कोई गलत काम कर देता है तो ये गलत बात है, ऐसी चीज़ सब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गिर गया है। चरित्र ही एक ऐसी शक्ति है जिसकी किसी राष्ट्र की उन्नति या पतन में बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा तो उस राष्ट्र का क्या होगा, उन्नति बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपका चरित्र गिर जाएगा तो उसका पतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सिंपल एग्जांपल समझिए कि आपका मतलब किसी राष्ट्र का चरित्र अच्छा होगा, वहाँ के लोगों का, तो कोई पैटर्न आएगा घूमने तो उस राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा, इकोनॉमी उसका अच्छा होगा। वही क्या होगा कि आपका मतलब आप किसी राष्ट्र के व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाएगा तो क्या उस राष्ट्र में कोई व्यक्ति घूमने नहीं आएगा, तो क्या होगा उसका इकोनॉमी अच्छा वहाँ फायदा नहीं होगा, विदेशी पैसा नहीं आएगा तो उसको फायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ एकदम सही कहा गया है कि चरित्र ही एक ऐसी शक्ति है जिसका किसी राष्ट्र की उन्नति या पतन में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आइए अब देखते हैं चौथा है सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। यह उद्देश्य शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखिए यह उद्देश्य है ना, सांस्कृतिक विकास क्या है, यह शिक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र ह्रास होता है, जो हम लोग का राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक जो हम लोग का विकास है, जो हम लोग का जो देशीय जो सांस्कृतिक था वो क्या रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहा है। प्रायः हमारे यहाँ के शिक्षित देशीय संस्कृति का उपहास और विदेशी संस्कृतियों का अंधा अनुसरण कर रहे हैं। मतलब जो हमारा देशीय संस्कृति है उसका क्या उपहास कर रहे हैं, मतलब उसको छोड़ रहे हैं, और विदेशी जो हम लोग का वेस्टर्न जो कल्चर है उसे क्या रहे हैं कि अंधाधुन हम लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति देश की कलात्मक उन्नति के लिए घातक है, और यह प्रवृत्ति क्या है कि हमारे जो देश की जो कलात्मक उन्नति है उसके लिए क्या बहुत बड़ा घातक है। हम लोग वेस्टर्न
कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो हमारा देशीय संस्कृति है उसे हमें अपनाना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में उत्तम तथा स्वच्छ सौंदर्य अनुभूति जागृत होना चाहिए। मतलब शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उत्तम तथा स्वच्छ सौंदर्य अनुभूति जागृत होना चाहिए, जिससे वह सत्यम शिवम तथा सुंदरम की खोज सके। जिसके द्वारा क्या कर सके, वह सत्यम शिवम तथा सुंदरम की खोज कर सके। आइए अब देखते हैं पांचवा है व्यवसायिक विकास, मतलब वोकेशनल डेवलपमेंट। आजकल या वर्तमान के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन के लिए व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मतलब देखिए कि मतलब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको वो जीविकोपार्जन में वो सहायक हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा व्यवसायिक शिक्षा वोकेशनल क्या कर रहे हैं कि कोर्स कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि आजकल या वर्तमान के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन के लिए व्यवसायिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। कोई भी राष्ट्र उपभोक्ताओं का राष्ट्र बनकर बनकर जीवित नहीं रह सकता है। मतलब उपभोक्ताओं मतलब कि किसी मतलब मतलब उपभोक्ता मतलब होता है कि किसी के द्वारा दिया गया चीज पर हमें मतलब वो चीज ग्रहण करना। मतलब वही चीज यहाँ बोल रहा है कि कोई भी राष्ट्र उपभोक्ता, मतलब कहने का मतलब हुआ कि कोई राष्ट्र कोई चीज हमको दे रहा है तो हम खा रहे हैं, तो वही चीज बोला जाए। उपभोक्ता का मतलब ये सिंपल होता है। तो वही चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र उपभोक्ता का राष्ट्र बनकर जीवित नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि तथा अभिव्यक्ता के अनुसार उत्पादन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। मतलब उत्पादन की हम कोई चीज करेंगे तो स्वयं उसका उत्पादन करके खाना खाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण हम जानते होंगे कि पौधा स्वयं करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो क्या हुआ कि वो स्वयं उत्पादन कर रहा है अपने योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि या अभिव्यक्ति के अनुसार। तो ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उत्पादन करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ देखिए बहुत अच्छा बात बोला गया है कि कोई भी राष्ट्र उपभोक्ता का राष्ट्र बनकर जीवित नहीं रह सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि तथा अभिव्यक्ति के अनुसार उत्पादन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। देखिए छठा है धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना का विकास। जो हम लोग को व्यक्तिगत विकास है उसमें छठा पॉइंट है कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना का विकास। आज की परिस्थिति में विद्यार्थियों को किसी सांप्रदायिक धर्म की शिक्षा न दी जाए। मतलब आज की परिस्थिति में विद्यार्थियों को किसी विशेष सांप्रदायिक धर्म की शिक्षा न दी जाए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों की मूल बातों को शिक्षा द्वारा प्रसारित किया जाए। मतलब कि हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। मतलब यहाँ कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि आज की परिस्थिति में विद्यार्थियों को किसी विशेष प्रकार की क्या होना चाहिए शिक्षा, मतलब धर्म, विशेष प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं देना चाहिए। मान लीजिए हिंदू कोई व्यक्ति है तो उसे हिंदू की शिक्षा नहीं देना चाहिए, उसे सभी धर्म की शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सातवां देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य का विकास। मतलब छठा क्या होना चाहिए, मतलब जो व्यक्तिगत उद्देश्य था उसमें क्या होना चाहिए, छठा सातवां पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का विकास। इसमें क्या है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उसे मानसिक रोगों से बचाना भी है। देखिए मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक क्या हो कि उसका जो जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है की रक्षा तथा उसे कैसे मानसिक रोगों से बचाना है ये भी उसे जानकारी होना चाहिए। क्योंकि जैसे वो बीमार हो जाएगा तो उसका क्या होगा कि वो अच्छा से नहीं कोई चीज़ कर पाएगा, उसको आईक्यू घट जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोला जाए। क्योंकि आजकल सामाजिक जीवन की जटिलता बढ़ती जा रही है और हमारा जीवन संघर्षपूर्ण एवं तनावपूर्ण होता जा रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ की मानसिक रोगियों की संख्या निरंतर बढ़े। देखिएगा अभी इतना ज़्यादा मतलब तनाव हो गया कि बच्चा सब सुसाइड कर रहा है। वो किसकी वजह, क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या है कि टॉर्चर हो रहा है इसी वजह से। आइए अब देखते हैं आठवां है इसमें व्यक्तित्व का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ मतलब पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं। कि देखिए जो इसका आठवां पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य का, कि सामाजिक परिस्थितियों में हमें शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। मतलब सामाजिक परिस्थितियों में हमें शिक्षा के द्वारा क्या करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। क्योंकि उन्नत व्यक्ति के द्वारा ही उन्नत समाज की रचना होती है। हम बताए थे कि व्यक्तियों से क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज का निर्माण करेगा। इसीलिए क्या गया, क्योंकि उन्नत व्यक्तियों के द्वारा ही उन्नत समाज की रचना होती है। अब देखते हैं नेतृत्व भावना का विकास, मतलब जो नौवां पॉइंट है व्यक्तिगत विकास का। इसमें आप 5-6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 9 है, जितना ज़्यादा बताएंगे आप कोई भी 5-6 लिख सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। इसमें आप अगले का लिखा हुआ है नेतृत्व क्षमता का विकास, मतलब डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लीडरशिप। मतलब शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति में निहित नेतृत्व की भावना का विकास होता है। मतलब शिक्षा के द्वारा ही उसमें कौन सा नेतृत्व कर सकता है उसका विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विचार प्रकाशन, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने तथा सुयोग प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता होना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को
विचार प्रकाशन, मतलब वह विचार का प्रकाशन कर सके, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सके, मतलब उसके साथ कोई गलत हो रहा है उसका क्या करे कि उसके विरुद्ध क्या है आवाज उठा सके, तथा सुयोग्य प्रतिनिधि को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो क्या है, वो नेतृत्व भावना का जब उसमें विकास हो जाएगा तब ये चार तीनों गुण अपने आप उसमें हो जाएगा। अब देखते हैं सामाजिक विकास के उद्देश्य क्या है, मतलब सामाजिक विकास को पहला हम बता दें व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है और दूसरा क्या है सामाजिक उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें पहला है राजनीतिक उद्देश्य, मतलब पॉलिटिकल एम क्या है, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयत्न, देश को सुसंगठित एवं बलवान बनाने का प्रयत्न, बालकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय पर जागरूक करना आदि सामाजिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। देखिए कि जो देखिए देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयत्न, देश की सुसंगठित तथा बलवान बनाने का प्रयत्न, बालकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में जानकारी देना, ये सब क्या होता है सामाजिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है इसमें पॉइंट कि लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना को जागृत करना, स्वस्थ नागरिकता का विकास, स्वतंत्र विचार एवं निर्णय लेने की शक्ति, शारीरिक मानसिक तथा भावात्मक विकास, राजनीतिक क्षेत्र में उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता, कर्तव्यों तथा अधिकारों के ज्ञान से है। मतलब जो लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना को जागृत करने का यहाँ पर अर्थ है कि उसमें क्या हो स्वस्थ नागरिकता का विकास हो सके, दूसरा क्या है कि स्वतंत्र विचार एवं निर्णय लेने की शक्ति हो, मतलब कोई चीज़ पर स्वतंत्र विचार ले सकते हो, किसी के अथी में काम न करे, और तीसरा है कि उसका शारीरिक मानसिक तथा भावात्मक विकास हो सके। यही चीज़ क्या है लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना को जागृत करना। तीसरा है समाजवाद की भावना का विकास, मतलब उसमें समाजवाद की भावना का विकास कैसे होगा, तो इसमें कहा गया है कि समाजवादी समाज की रचना के लिए सतत प्रयत्न, राष्ट्रीय पूंजी की समान वितरण, आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं का अंत, जात पात के भेदभाव की समाप्ति, शोषण असमानताओं की समांतवादी सिद्धांतों का विरोध से है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही मतलब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। देखिए कहा गया है कि समाजवाद की जो भावना के विकास यहाँ बोल रहा है उसमें क्या होना चाहिए कि आपको आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को अंत करना होगा, मतलब उसमें विषमताओं मतलब उसमें समता आपको ले आना होगा। फिर जात पात के भेदभाव को समाप्त होगा, जो जात पात का भेदभाव है उसे क्या करना होगा समाप्त करना होगा। फिर शोषण असमानता आदि को क्या करना होगा विरोध करना होगा, यही चीज़ है। देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन है, कथन है कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कथन है कि मैं समाजवादी राज्य के में विश्वास करता हूं और चाहता हूं कि इस उद्देश्य की ओर शिक्षा का विकास हो सके। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका एक कोटेशन है कि मैं क्या हूं कि समाजवादी राज्य के में विश्वास रखता हूं, मतलब मैं समाजवादी राज्य में मतलब विश्वास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि इस उद्देश्य की ओर क्या हो कि शिक्षा का विकास हो। चौथा है राष्ट्र प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, मतलब उसका सामाजिक उद्देश्य में है शिक्षा द्वारा बालकों को विश्व कल्याण तथा विश्व शांति का अनुपम संदेश देना चाहिए। मतलब देखिए शिक्षा के द्वारा बालकों को क्या करना चाहिए विश्व कल्याण, मतलब विश्व का कल्याण तथा क्या विश्व शांति के अनुपम संदेश देना, जैसे वसुधम कुटुंबकम होता है ना, मतलब वही चीज का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना तथा विश्व बंधुत्व का विकास होना चाहिए, मतलब विश्व बंधुत्व का कि सब आदमी एक भाई समान है। आइए इसका निष्कर्ष देखते हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा के प्रमुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों में संतुलन होना चाहिए। मतलब जो शिक्षा का जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य है उसमें क्या होना चाहिए संतुलन होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक मानसिक भावात्मक चारित्रिक आदि विकास के साथ साथ लोकतंत्र को सफल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति में उत्तम नागरिकता के गुणों को शिक्षा के से उत्पन्न किया जाए। मतलब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक मानसिक भावात्मक चारित्रिक आदि विकास के साथ साथ लोकतंत्र को सफल तथा सुदृढ़ बनाने के लिए व्यक्ति में क्या होता है उत्तम नागरिकता के गुण को शिक्षा के द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए, तथा प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय एकता की भावना तथा विश्व कल्याण की भावना विकसित हो सके, जिससे क्या हो प्रत्येक व्यक्ति में क्या हो राष्ट्रीय एकता की भावना तथा विश्व कल्याण की भावना विकसित हो सके।